पदार्थ। पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। सबसे पहले पदार्थ देखते हैं। या पदार्थ या इसी को हम मैटर या द्रव्य कहते हैं। द्रव्य, द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य वह है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, और इसका विशिष्ट लक्षण है कि द्रव्य का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। तीन विशेष गुणों के कारण द्रव्य होता है या उसको हम पदार्थ कहते हैं। पुनः, द्रव्य वह है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है का मतलब आयतन रखता है, और उसका वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। यदि किसी आइंस्टीन के अनुसार किसी पदार्थ का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा तो वह पदार्थ नहीं रहेगा, बल्कि वह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। E बराबर mc² के आधार पर। तो पहले हम पदार्थ या द्रव्य के बारे में आप लोग भी लिख लेंगे। द्रव्य, द्रव्य वह है जिसमें भार होता है, द्रव्य वह है जिसमें भार होता है तथा वह स्थान घेरता है। द्रव्य का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। अब द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं। ऊर्जा के आधार पर, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के आधार पर, आयतन के आधार पर और आकार के आधार पर। तो इसमें पहला होता है ठोस। ठोस वह पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दोनों निश्चित होता है। यदि किसी ठोस को किसी स्वतंत्र जगह स्थान पर रखा जा सकता है तो उसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ईंट है, पुस्तक है, कागज है, कलम है, कहीं फर्श पर रखिए या बस्ता में रखिए या कहीं भी रखिए, गोला है, गोली है, टेबल है, आपका बेंच है,
जिस अवस्था में जहां पर रखेंगे तो इसका आकार और इसका आयतन स्वयं से नहीं बदलेगा, स्वयं रखने से नहीं बदलेगा। इसलिए ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन तथा आकार, आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। ईंट, पत्थर, दीवार इत्यादि। और दूसरा पोजीशन है द्रव। द्रव तरल पदार्थ होता है। इसमें आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य में दूसरा नंबर पर द्रव है, लिक्विड। इसमें आयतन निश्चित रहेगा लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं रहता है। जैसे पानी है, दूध है, अभी आप गिलास में रखिए तो गिलास के आकार का हो जाएगा, और लेकिन 1 लीटर या 100 ml दूध है तो चाहे गिलास में रखिए, चाहे प्लेट में रखिए, किसी बर्तन में रखिए, तो वह यदि 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा। इसलिए उसका आयतन निश्चित रहता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। जैसे दूध, जैसे दूध, जल, डीजल इत्यादि। इनको स्वतंत्र रूप से कहीं रखेंगे तो इनका आकार निश्चित नहीं रहेगा। उसका जिसमें रखेंगे उस आकार का हो जाएगा, या जिस तरह से इसकी स्वतंत्रता बनेगा उस आकार का वो बन जाएगा। तीसरा इसका प्रकार में आता है ठोस, द्रव, और तीसरा क्या होता है? गैस। तीसरा इसका गैस। गैस वह पदार्थ है जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैस का कोई आकार नहीं है और न कोई आयतन है, जगह के अनुसार वैसा होता है। तो हम इसको लिखते हैं, गैस में इसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं।
जैसे हवा है, हवा है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सब लोग सुने हैं। अब ठोस द्रव गैस गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या की जाती है। ठोस द्रव गैस किसी पदार्थ के अणुओं के बीच गतिशीलता के कारण गतिज ऊर्जा होती है और स्थिर अवस्था के कारण अणु एक दूसरे को खींच करके आपस में चिपके रहते हैं। इस कारण से उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, इसलिए ठोस के अणु की जो गतिज ऊर्जा का मतलब उसके अंदर का जो वेग है लगभग शून्य के बराबर होता है। इसलिए यहां हम गतिज ऊर्जा लिखेंगे, गतिज ऊर्जा, और यहां स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा है। और इसी आधार पर यहां अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल, अणुओं के अंदर का मध्य का आकर्षण बल, आकर्षण बल, और प्रतिकर्षण बल, इस चार्ट के अनुसार बहुत छोटे फॉर्म में समझा जा सकता है कि गैस के अणुओं के अंदर की स्थिति क्या है, ठोस के अणुओं के अंदर की स्थिति क्या है, और द्रव के अणुओं के अंदर की स्थिति क्या है। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, इसलिए ठोस के अंदर गतिज ऊर्जा का मान 0 लगभग शून्य के बराबर होता है। और ठोस के अंदर स्थितिज ऊर्जा, चूंकि ठोस का आयतन और आकार दोनों जबरदस्त चिपका हुआ है, इसका मतलब कि उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है अधिकतम है। यहां स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम है। उसी आधार पर अणुओं के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स और डिसअट्रैक्शन फोर्स की बात है, यदि डिसअट्रैक्शन फोर्स का मतलब अणु एक स्थान पर नहीं है, एक दूसरे से प्रतिकर्षण दूर दूर हो रहे हैं, और आकर्षण का मतलब अणु एक दूसरे को आकर्षित किए हैं। इसलिए यदि ठोस के अंदर अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं तो इसमें सर्वाधिक, अधिकतम का मतलब सर्वाधिक, सर्वाधिक शब्द भी लिख सकते हैं, सर्वाधिक, और प्रतिकर्षण, ठोस के अंदर अणुओं का जो प्रतिकर्षण में दूर दूर बिखरने की जो कैपेसिटी है वह नहीं होती है। अब द्रव में देखा जाए, द्रव के अणु गतिशील होते हैं और एक सीमा के अंदर ही गति करते हैं, इसलिए द्रव के अंदर जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान लगभग
इक्वल चलता है। ये नॉर्मली हो, सामान्य होती है, सामान्य, और यहां भी सामान्य होती है। सामान्य थोड़ा अपने गति के कारण ये अपना आकार बदल लेते हैं, लेकिन अट्रैक्शन भी कुछ रहता है, इसलिए अपना आयतन नहीं बदल सकते हैं। आल्सो अट्रैक्शन फोर्स एंड डिसअट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल भी इसी के अनुसार होता है, नॉर्मल ही होता है। गैस, गैस के अणु में गतिज का मान अधिकतम होता है, सर्वाधिक। और चूंकि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, तो गतिज ऊर्जा के कारण उसका आकार निश्चित नहीं होगा और उसका आयतन भी निश्चित हो, क्योंकि आयतन बनाने के कारण किसी ठहराव या किसी आकर्षण में कहीं बाधा रहेगा, तभी तो उसका माप, जो लंबाई चौड़ाई मापी जाएगी। तो ऐसी भी बात उसमें नहीं है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य के बराबर है। और अट्रैक्शन फोर्स भी शून्य है। अट्रैक्शन फोर्स भी आकर्षण बल, उनके अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है लगभग शून्य होता है और प्रतिकर्षण बल सर्वाधिक होता है। जो प्रतिकर्षण बल होता है वह सर्वाधिक होता है। अब इसमें और बात अब चलती है कि वाष्पन, क्वथन, इसके अंतर्गत परिवर्तन, ठोस से द्रव में परिवर्तन होना या द्रव से गैस में परिवर्तन होना, गैस से द्रव में परिवर्तन होना या द्रव से फिर ठोस में परिवर्तन होना, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, अच्छी बात है। तो अवस्था परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कि एक ठोस एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कोई पदार्थ कैसे बदलता है, कुछ पदार्थ को ठंडा करने पर, कुछ पदार्थ को गर्म करने पर, कुछ पदार्थ वायुमंडल की ही थर्मल पावर लेकर के अपना परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये अवस्था परिवर्तन होता है कि ठोस से द्रव हुआ कि द्रव से ठोस हुआ। देखिए, अब इसमें हम पहले वाष्पन की बात करते हैं। वाष्पन, चलिए वाष्पन लिख दिया गया। वेपोरेशन, वाष्पन, वाष्पन की प्रक्रिया द्रव में होती है और द्रव में वो प्राकृतिक टेम्परेचर पर बिना गर्म किए किसी द्रव या कोई द्रव बिना गर्म किए ही धीरे धीरे वाष्प में यदि बदलता है तो यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। पानी, खेत में हम सिंचाई किए हैं, पानी गीला है और धीरे धीरे वाष्पन के कारण वह पानी वाष्प में बदल जाता है और कुछ दिनों के बाद वह खेत, मतलब वो थोड़ा थोड़ा उसमें आप चलेंगे तो आपके पैर न धंसेंगे, मतलब सूख जाएगा। तो वहां वाष्पन की प्रक्रिया है। कपड़े भिगोए हैं और भिगो करके साफ किए हैं तो उसको धूप में फैलाया जाता है।
तो जब धूप में हम फैलाते हैं तो वे कपड़े वाष्पन के कारण ही, उसमें वाष्पन के कारण ही सूखते हैं। सब्जियां सुखाना है या गेहूं सुखाना है, धान सुखाना है, ये तमाम कृषि में या अन्य कार्यों में भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो किसी भी ताप पर यदि द्रव वाष्प में बदलता है तो उसको हम वाष्पन कहते हैं। ताप पर द्रव कोई पदार्थ, हाँ, तो किसी ताप पर कोई पदार्थ मतलब हम द्रव लिख दिए, द्रव वाष्प में बदलता है, वाष्प में बदलता है तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन कहते हैं। अभी कपड़े को सुखा रहे हैं, मछली को लोग सुखाते हैं, तो वहां पर वाष्पन की क्रिया होती है और वाष्पन से वे सूखते हैं। हाँ, एक इसमें बात है, जितना ही हम क्षेत्रफल अधिक में फैलाएंगे तो वाष्पन की क्रिया बढ़ेगी। क्षेत्रफल पर आधारित है। कपड़े हैं, कपड़े गीले कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और उतने ही मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला कपड़ा को यदि फैला देंगे तो फैलाने वाला में वाष्पन अधिक होने के कारण वो जल्दी सूख जाएगा। अथवा मौसम में भी ये बात है, यदि मौसम में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, मौसम में नमी की मात्रा अधिक है तो उस वहां पर वाष्पन थोड़ा लेट करके होता है, और यदि ड्राई मौसम है, सूखा वातावरण है, तो उसमें वाष्पन की प्रक्रिया फास्ट होती है। दूसरा नंबर है इसी में द्रवण, वाष्पन, हाँ द्रवण ठीक है, द्रवण। इसी पर क्वथन की बात थोड़ा पहले कर लेते हैं। क्वथन, वायु क्वथन। क्वथन प्रक्रिया किसी भी ताप पर नहीं, एक निश्चित ताप पर होती है। किसी द्रव को गर्म करते हैं और वह एक निश्चित ताप पर जब पूरा द्रव खौलने लगता है तो इस क्रिया को हम क्वथन कहते हैं, या द्रव का उबलना या द्रव का खौलना कहते हैं। यह ताप, एक निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया होती है। तो ध्यान दिया जाए, किसी द्रव को गर्म करते हैं और वह द्रव किसी निश्चित ताप पर उबलने लगता है, खौलने लगता है, तो उस वक्त की वह प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। तो आप जरा नोट कर लिया जाए, किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह एक निश्चित ताप पर खौलने लगता है। तो इस प्रक्रिया को
को क्वथन कहते हैं। ध्यान दिया जाए, जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है वह बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक। इसी जरिए लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिए, जिस ताप पर वही क्वथन की क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100C है, जैसे जल का क्वथनांक 100C। अब ध्यान दीजिए, क्वथनांक की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। क्वथनांक की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है और वह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये क्षेत्रफल पर निर्भर करने वाला है, लेकिन यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। प्रेशर पर कुछ निर्भर करेगा। यदि वायुमंडल का प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, और वायुमंडल का प्रेशर कम होता है तो क्वथनांक थोड़ा कम हो जाता है। क्वथनांक में होता क्या है कि जब हम क्वथन की क्रिया कराते हैं तो उसमें वाष्प बनता है, और जब क्वथन की क्रिया जल में कराते हैं तो जल में वाष्प बनता है, दूध में कराते हैं तो दूध का वाष्प बनता है। तो वह वाष्प का जो प्रेशर जब वायुमंडल के प्रेशर के तुल्य हो जाता है तभी क्वथन की क्रिया होती है। इसलिए कि वायुमंडल उसको दबाया है तो क्वथन में उसके पदार्थ के कण मतलब गैस बन करके कैसे उड़ेंगे जब ऊपर से दबाया है। तो जब इसका प्रेशर में जब वाष्पन बनेगा तो दूध के कण या आपके जल के ही जो कण वाष्प में बने हैं, तो इसको ऊपर फ्री जाने के लिए उस कम से कम उस वायुमंडल के बराबर इसका प्रेशर होना चाहिए, तभी उसकी क्वथन की क्रिया संभव है। अब तीसरा पॉइंट आपका होता है गलन। मेल्टिंग ठोस पदार्थों में होता है। जब कोई ठोस पदार्थ, ये भी एक निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है। एक निश्चित ताप पर ही क्वथन मेल्टिंग की भी क्रिया होती है। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होने लगता है, कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होने लगता है, द्रव में बदलने लगता है, तो हम उसको गलन कहते हैं या उसको पिघलना भी कहा जाता है। द्रवणीकरण, लेकिन वो वाष्प को, वो तो दूसरी बात हो जाएगी। वाष्प को चेंज। हाँ, यहाँ पर भी गलन की बात है। तो जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है, जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता ही चाहिए ना। तो उस क्रिया को गलन कहते हैं। गलन
गलन कहते हैं। ध्यान दिया जाएगा कि जो गलन की क्रिया है वो भी एक निश्चित ताप पर होती है। जिस निश्चित ताप पर ये क्रिया होगी वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है। जिस निश्चित टेम्परेचर पर गलन की क्रिया होती है उसे गलनांक कहते हैं। उसे गलनांक कहते हैं। जैसे जल क्या बर्फ, बर्फ का जीव। बर्फ का गलनांक बर्फ लिख दिया जाए। हाँ ठीक। 0 अंश C। बर्फ का गलनांक 0 अंश C होता है। इस तरह से आपका हो गया वाष्पन, क्वथन, गलन और द्वरण 2-3 पॉइंट है। रहने दें।